नमस्कार, जिंदगी मिलेगी दोबारा या खास कार्यक्रमात आपलं स्वागत. मी अमोल जोशी. आयुष्य हा होकार आहे तर मृत्यू हा नकार आहे. अनेकांच्या आयुष्यात अचानकपणे हा नकार समोर येऊन उभा राहतो आणि मग सुरू होतो होकार आणि नकाराचा संघर्ष. या संघर्षात नकारावर मात करून होकार खेचून आणणाऱ्या व्यक्तीच असतात आशेची खरी बेट. आशेच्या अशाच एका बेटाला आज आपण भेटणार आहोत. जिंदगी मिलेगी दोबाराच्या सेटवर स्वागत करूया नंदिता व्यंकटेशनचं. नंदिता, वेलकम. नंदिताची थोडक्यात ओळख करून द्यायची झाली तर कॉलेजमध्ये असताना नंदिताला पहिल्यांदा क्षयरोगानं गाठलं. त्यानंतर त्या क्षयरोगाशी तिने यशस्वीपणे लढा दिला. पुन्हा 5 वर्षांनी हा क्षयरोग तिच्या आयुष्यात आला आणि दुसऱ्यांदा जाताना मात्र तो तिची ऐकण्याची क्षमताच घेऊन गेला. नंदिताची 80% ऐकण्याची क्षमता आता निघून गेली आहे. ती केवळ 20%च ऐकू शकते. असं असलं तरी सुद्धा तिने धीर सोडला नाही. आपलं आयुष्य तिने पुढे सुरू ठेवलं आणि आता नृत्यातलं आणि पत्रकारितेतलं अशी दोन्ही करिअर ती अत्यंत समर्थपणे सांभाळतेय आणि भविष्यात तिचे अनेक स्वप्न देखील आहेत. तर नंदिताशी आपण गप्पा मारणार आहोत. नंदिता, तू कॉलेजमध्ये असताना पहिल्यांदा तुला टीबी झाला. बाकीचे सगळे मित्रमैत्रिणी पिक्चर बघण्यामध्ये, कट्ट्यावर गप्पा मारण्यात दंग असताना तू टीबीशी लढा देत होतीस. आज आपण तुझ्या टीबी विषयी गप्पा मारणार आहोत. माझे प्रश्न आणि आपल्या हातात असणारा कागद या दोघांच्या माध्यमातून आपण गप्पा मारूया. काय होता तो क्षण? मुझे पहले बार टीबी कॉलेज में हुआ था. राम नारायण रुया कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रही थी और कॉलेज के शुरू होने के 1 महीने बाद एकदम से अचानक मुझे टीबी, डॉक्टर ने कहा टीबी हो गया है. तो एकदम सा एक शॉक था क्योंकि जब सब मेरे सारे दोस्त कॉलेज में खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और मैं यहाँ बैठकर दवाइयाँ खा रही थी. टीबी एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि लोगों को एक तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि क्या है. लेकिन जब टीबी होता तो हमें रोज़ 15 से 20 दवाइयाँ रोज़ खाना पड़ता है. तो और वो दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो मुझे थोड़े डिप्रेशन हुआ था. फिर काफ़ी उल्टी, वॉमिटिंग सब बहुत होता था सुबह और ऊपर से कॉलेज के लिए भी जाना, एग्ज़ाम सब था. तो जब एक बहुत बुरा लगता था. पहला साल और दूसरा साल टीबी लड़ने में ही गया मेरा. तो तीसरे साल कॉलेज के आखिरी साल में मैं कुछ ढंग से कुछ देख पाई, कुछ बाहर जा पाई, लोगों से, अपने क्लासमेट से बात कर पाई. लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था क्या चल रहा था क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि किसी को बताना नहीं चाहिए कि तुम्हें टीबी हुआ है. तो काफ़ी बहुत ही मुश्किल दौर था तभी. लेकिन एक बात जो मेरे लिए अच्छी थी कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, तो वो काम कर रहा था मेरे साथ. त्यानंतर 2007ला हे सगळं झालं. त्यानंतर 2013ला पुन्हा टीबी तुझ्या आयुष्यामध्ये आला आणि त्यावेळी तो जास्त भयानक होता. तर दुसरी टीबीची लढाई कशी होती? कॉलेज के बाद मैं दिल्ली पढ़ाई करने के लिए गई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए. फिर मैं वापस आई थी दिल्ली से और मुझे और आगे पढ़ाई करना था. वेलिंगकर में मैंने कॉलेज के लिए एनरोल किया था. वापस आई थी. कोर्स के एकदम स्टार्ट होकर 5 महीने बाद फिर से एकदम से आया. मतलब 6 साल बाद अचानक से फिर से डॉक्टर 6 साल बाद हम डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा था. इंटेस्टाइन में टीबी हुआ था तो सिम्टम्स नज़र आ रहे थे. पेट दर्द हो रहा था, उल्टी हो रहा था. तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें फिर से टीबी हुआ है. तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि कहाँ से अभी तो मैंने वो जो पहली बार हुआ था उसको पीछे छोड़ दिया था. बहुत मुश्किल से मैंने पीछे छोड़ा था और अचानक फिर से 6 साल बाद कहाँ से आ गया है. जैसे भूत जैसा सर पे मंडरा रहा, फिर से वापस आ गया है. और तभी फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें फिर से दवाइयाँ चालू करनी पड़ेगी. तो
बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए, बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि मैं एकदम अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, उड़ान भरने जा रही थी, और एकदम से फिर से आ गया है कि तुम्हें दवाई लेना चालू करना होगा, तुम अपना कोर्स साइड पे रखो, अभी नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट किया, फिर उसके बाद फिर दवाइयाँ चालू की, दवाइयाँ का असर नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टीबी का इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, स्प्रेड हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है हमें वो निकालना पड़ेगा। तो मई में मुझे डॉक्टर ने कहा था, हुआ है मई 2013, और जुलाई में सर्जरी हुआ था, पहला सर्जरी। उन्होंने कहा था सर्जरी सक्सेसफुल है, तुम घर वापस डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गई थी। उसके बाद एकदम से फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि शायद वो सर्जरी ठीक से नहीं हो पाया, क्या था, या फिर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा गहरा था कि सर्जरी से भी काम नहीं हो पाया, कि बिल्कुल पूरी तरह फिर से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्प्रेड हो गया। फिर उसके बाद एक के बाद एक लगातार 4 सर्जरी हुई, और मैं 3 महीने हॉस्पिटल में थी। ज़िंदगी और मौत के बीच में एकदम से लड़ाई चल रही थी मेरी। आईसीयू में थी कुछ 15 दिन। उस बीच मुझे फिर 2 महीने में कुछ खा भी नहीं पाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी पाई मैं। जो भी चल रहा था, जो भी मुझे खाना था, सब सलाइन से ही हो रहा था बस, क्योंकि एक ही एम था अभी डॉक्टर टू कि इन्फेक्शन को रोकना ही है। वो तभी रोक सकते हैं जब मुंह से कुछ खाना नहीं जाए। तो 2 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाए थे। बहुत ही डरावना समय था वो, क्योंकि एकदम ना खा पाए ना पी पाए, बस एक बूंद पानी, बस दिन में 2 बार 2 बूंद पानी, बस इतना ही अलाउड था। कॉलेज लाईफ मध्ये तुला पहिल्यांदा झाला, त्यानंतर 5-6 वर्षांनी तो पुन्हा झाला, तर हे अगदी तरुण वय होतं तुझं, उमेदीचं वय होतं। त्या काळात पॉझिटिव्हिटी टिकवून ठेवणं हे फार अवघड असतं, तर ती कशी तू टिकवून ठेवलीस पॉझिटिव्हिटी? मुझे एक था कि मैं एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की हूँ, तो मुझे पता था कि मैं इन सबको पार कर मैं कुछ करूँगी ज़िंदगी में, बस मुझे ये करना ही था बस। तो वो दृढ़ निश्चय था मन में कि मैं नहीं, ये सब है, मैं इन सबको पार करके अभी ज़िंदगी को डिफीट करूँगी और मैं आगे जाऊँगी बस। तो बस वही था। तो वही पॉजिटिविटी वही से और मेरे मम्मी पापा का भी साथ बहुत था उस समय। तो पॉजिटिविटी रखना हाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ये कि आप सपने देखना बिल्कुल भी बंद मत करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई एम है कि आपको हाँ ये करना है, तो ये सबको भी आप पार कर आप बस उधर अचीव करेंगे। तुझी ऐकण्याची कॅपॅसिटी क्षमता ही 80% कमी झाली अचानकपणे। त्याच्या आधी तुला व्यवस्थित ऐकू येत होतं, त्यानंतर ती अचानकपणे ऐकण्याची क्षमता कमी झाली। त्यानंतर तुला काय अडचणी आल्या आणि त्याच्याशी तू कसं डील केलंस, काय अनुभव आहे तुझे? 2013 नवंबर में मेरे बर्थडे के बस 2 दिन बाद एकदम से मेरे सुनने की क्षमता चली गई थी। एकदम मैं बस लेट रही थी, 5 मिनट के लिए मुझे रेस्ट लेना था, बस आंख बंद के मैं लेट रही थी। 5 मिनट के बाद एकदम से मेरी सुनने की क्षमता चली गई। मतलब ऐसा था 5 मिनट पहले मैं सुन सकती थी, 5 मिनट बाद मैं सुन ही नहीं पा रही। ये 5 मिनट में हो गया? बस 5 मिनट में बस मैंने बस आंख बंद किया था कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए था ना, आंख बंद किया था बस 5 ही मिनट में। 5 मिनट पहले मैं सब सुन रही थी, गाने सुन रही थी, मम्मी पापा को सुन रही थी, भाई को सुन रही थी। एकदम 5 मिनट बाद मैंने आंख बंद करती 5 ही मिनट में मेरे सुनने की क्षमता चली गई। तो एक कंफ्यूजन सा था, क्योंकि मुझे गाने सुनना, पिक्चरें देखना सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो एकदम से वो सब मुझसे छिन गया। फिर डॉक्टर ने कहा था कि एक दवाई दी थी, वो दवाई की वजह से हुआ। तो एक अमूमन कोई भी दवाई में एक साइड इफ़ेक्ट होता ही है, अगर आप एक क्रोसिन भी खाते हैं तो कुछ तो होता है। बट ये जो साइड इफ़ेक्ट है
बहरापन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता, सो उनमें से मैं एक थी. हे तुला ऐकू येत नाही, याच्याशी तू आता कसं डील करतेस, तू काय करतेस? फिफ्थ, नंबर 5. तर यावर तू आता काय उत्तर शोधलंस? तुझ्या ऐकू न येण्याच्या समस्येबद्दल तू काय करतेस आता? जब पहली बार जब हुआ था मुझे 3 साल पहले, तो मैं अक्सर सोचती थी मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये इस इंसिडेंट के बाद मैं और भी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, कि मुझे अभी पता है कि मैंने इतने सारे सब कुछ देख लिया है कि मैं अभी कुछ भी आए ज़िंदगी में मैं फेस टू फेस में देख सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ. यही था मेरे लिए सबसे बड़ा उत्तर मुझे लाइफ से यही मिला कि जो भी कोई प्रॉब्लम आता है वो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आता है. आपके ऊपर है कि आप उसे फेस टू फेस देखें और फेस करें, ताकि पीछे नहीं हटना चाहिए. बस या गप्पा आपण अशा सुरू ठेवणार आहोत. एक ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर भेटूया. पाहत रहा जिंदगी मिलेगी दोबारा. पुन्हा स्वागत जिंदगी मिलेगी दोबारा मध्ये. आपण गप्पा मारतो आहोत नंदिता व्यंकटेशनशी. नंदिताशी आपण माझे प्रश्न आणि तिच्या हातात असणारा कागद यांच्या सहाय्याने गप्पा मारतो आहोत, कारण तिने ऐकण्याची क्षमता 80% गमावली. तिला फक्त 20% ऐकू येतं आणि आता ती पुढे काय करणार आहे आणि मागे तिने स्ट्रगल कसं केलं या सगळ्याविषयी या गप्पा सुरू आहेत. नंदिता, या सगळ्या प्रवासात देवाविषयी तुझं काय मत आहे? तुझा देवावर विश्वास आहे? काफ़ी अच्छा सवाल है. हाँ, मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, बस पूजा पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ. लेकिन हाँ, मुझे भगवान पर विश्वास ज़रूर है. मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ और मैंने अभी नवंबर में एक परफॉर्मेंस दिया था. मैं सुन नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे गाना सुनाई नहीं दिया था, लेकिन मैंने परफॉर्मेंस दी थी. तो शायद ये हो वाले की वजह से, वरना आई डोंट हो पाता कि बस गाना चल रहा मैं सुन नहीं पा रही. और मैंने परफॉर्मेंस दिया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो ये उनकी कृपा दृष्टि की वजह से हुआ. हाँ, मैं भगवान पर विश्वास रखती हूँ. या सगळ्या प्रवासात आतापर्यंत कोणाकोणाची साथ मिळाली असं वाटतं? मम्मी पापा का तो साथ है ही, मेरे दोस्तों का साथ काफ़ी है. दिल्ली में मैं पढ़ती थी, वहाँ से उन दोस्तों का साथ. बॉम्बे में भी मेरे कोई दोस्त है. ऊपर से काफ़ी सारे वेल विशर्स थे. मुझे कई सारे जगह से मुझे मैसेजेस आए थे कि तुम अच्छी रहो, तुम हमेशा हंसती रहती हो, बस तुम बस ठीक हो जाओ. तो सबका साथ था. और ऊपर से प्रेयर्स, प्रार्थना का बहुत बड़ा शक्ति है. मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ. या तुझ्या सगळ्या प्रवासात साथ दिलेल्या काही व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया आता आम्ही तुझ्यासाठी आणलेल्या आहेत. बघूया ते काय म्हणतात. नंदिता बहुत ही कठिनाई में रही थी और बहुत उसने दर्द देखा है, लेकिन इस दर्द के बावजूद उसमें मैंने जो दृढ़ संकल्प और जो डिटर्मिनेशन जो कहते हैं वो देखा है, वो मैंने मैं क्या कहूँ उसके बारे में, कि बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला उससे. मी तिच्या आई असूनही या काळात खूप गोष्टी शिकली. औषधांचे परिणामाने तिची ऐकण्याची क्षमता नष्ट झाली. इसके बावजूद उसने जो करके दिखाया, उसके वजह से मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. ना डांस शो 3 साल बाद वापस शुरू करना है, उसने प्रैक्टिस करने का शुरू किया था. उस समय उसको जो कष्ट हुआ उसको देख के मुझे भी रोना आया था. जेव्हा हे सगळं होत होतं तेव्हा मी तुला तेवढा वेळ देऊ शकली नाही जेवढा मला द्यायला पाहिजे होता. माझं करिअर आणि नवीन जॉब होता. पण जेव्हा माझ्यावर ही सिच्युएशन आली, माझं जेव्हा ऑपरेशन झालं, तेव्हा मात्र तू लगेच धावत आलीस. मी तुला माझा घराचा ॲड्रेस माहिती नव्हता, तुला नीट ऐकू येत नाही आहे, तरी त्या सिच्युएशनमध्ये तू माझं घर शोधत शोधत माझ्यापर्यंत पोचलीस आणि मला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. इनफॅक्ट माझा जो प्रॉब्लेम होता तो तुझ्या प्रॉब्लेमजवळ अगदी क्षुल्लक आहे, पण तरी तू त्याच्यातून मला एनकरेज करण्याचा प्रयत्न केला आणि इन अ वे मी लवकर रिकवर झाली तुझ्यामुळे, तुझ्याकडे बघत. आता तू लाईफमध्ये मूव अहेड करतेस.
ऐकू येत नाही आहे नीट, तरी तू एक डान्स परफॉर्मन्स दिलास आणि आता तू जॉब पण करणार आहेस, त्याबद्दल आय एम रिअली हॅपी. तू जेव्हा केव्हा मी तुला भेटले तेव्हा तू एक रडगाणं ऐकवत नाही बसलीस आणि एक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड दाखवला की मी या सिच्युएशनमधून बाहेर पडणारच आहे. त्याबद्दल मला खरंच आनंद होतो. तर हे सगळे सांगतायत की यू आर हॅप्पी. यकीन ही नहीं हो रहा, मैं बहुत सरप्राइज हूँ. मम्मी पापा तो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त पूर्वा को देखकर तो मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ. थैंक यू. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे मम्मी पापा मुझ पर गर्व करेंगे. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल ही बस मुझे लाइफ में यही था कि मैं कुछ ऐसे करूँ कि मेरी फैमिली मुझ पर गर्व करे. तो ये देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. बिलकुल. तू जो स्ट्रगल केलेला आहेस तो सगळ्यांनाच, केवळ तुझ्या कुटुंबियांनाच नाही तर पूर्ण महाराष्ट्राला सरप्राईज करणार आहे, प्रेरणा देणार आहे. तर याविषयीची आपण गप्पा सुरू ठेवूया. पुन्हा एक ब्रेक घेऊया. पाहत रहा जिंदगी मिलेगी दोबारा. पुन्हा स्वागत जिंदगी मिलेगी दोबारा मध्ये. आपण गप्पा मारत आहोत नंदिता व्यंकटेशांशी. नंदिता, तुझी 80% ऐकण्याची क्षमता निघून गेली तरी सुद्धा तू नृत्याची कला सोडलेली नाहीयेस. तू पत्रकारितेत सुद्धा तुला करिअर करायचंय. तर काय तुझी स्वप्न आहेत? मुझे आगे और भी पढ़ना है. तो हाँ, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इन सबको क्रॉस करके आगे और भी पढ़ना है. तो ये मेरे अभी ही लक्ष्य है कि मैं अभी कुछ साल काम करूँ और इसके बाद मुझे आगे पढ़ना है. हो सके तो शायद डॉक्टरेट कर पाऊंगी, तो डॉक्टरेट करना. क्या बात आहे. आणि आतापर्यंतचा 2 वेळा तू दिलेला टीव्हीशी लढा आणि त्यानंतर तुझ्या कानाला ऐकू येण्याची क्षमता कमी होणं, या सगळ्यांनी काय शिकवलं असं वाटतं? सबसे बड़ी सीख मुझे यही मिली है कि कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. प्रॉब्लम को सामने से फेस करना चाहिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो लोगों से शेयर करो. अपने मन ही मन में मत रखो. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. काफ़ी सारे लोग बहुत डरते हैं लोगों से कहने के लिए कि क्या लोग क्या सोचेंगे, मेरे साथ ये हुआ है. ये डरना मत. अगर कुछ हो रहा है, कुछ भी हो, स्पेशली डिप्रेशन वगैरह होता है, तो लोगों से बात करो और बताओ कि हाँ ये हुआ है और लोग हेल्प ज़रूर करेंगे. ये बिल्कुल ध्यान रखो कि बुरे लोग भी है तो अच्छे लोग भी है जो हेल्प आपको जरूर करेंगे. नंदिता, सगळ्यात शेवटी आम्ही तुझ्या हातात आरसा देणार आहोत आणि त्या आरशात बघून तुला स्वतःशी काय बोलावं असं वाटतं ते तू बोलायचंस. तो कागद माझ्या. मेरे लिए बस मैं यही बोलूंगी, ये जवानी है दीवानी मेरे एक बहुत ही फेवरेट फिल्म का डायलॉग है. मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, लेकिन कभी रुकना नहीं चाहती हूँ. क्या बात आहे. व्हेरी गुड. अशीच तुझ्यासारखी अनेक धडपडणारी माणसं आहेत की जी मध्यावर थांबतात, जी निराश होतात. त्यांना तुझा हा संदेश फार महत्त्वाचा आहे आणि मला वाटतं की निश्चितच महाराष्ट्रातल्या तमाम प्रेक्षकांना याच्यातून प्रेरणा मिळेल. तू आमच्या शोमध्ये आलीस, या सेटवर आलीस, त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. आयुष्यामध्ये असे अनेक लोक येतात ज्यांना चालायचं असतं, प्रवास करायचा असतो, पण मध्ये निराशेमुळे असेल किंवा इतर कुठल्याही कारणांमुळे असेल तो प्रवास थांबतो. मात्र नंदिताची गोष्ट ऐकल्यानंतर अनेकांना या गोष्टीची जाणीव झाली असेल की प्रवास सुरू ठेवणं फार महत्त्वाचं आहे. प्रवास सुरू ठेवलेल्या आणि प्रवास पूर्ण केलेल्या अशाच काही व्यक्तींना घेऊन आपण पुन्हा एकदा भेटणार आहोत जिंदगी मिलेगी दोबाराच्या पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत विसरू नका, जिंदगी मिलेगी दोबारा. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.